हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है मित्रों, वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है इस करंट अफेयर्स की क्लास में दोस्तों। और यार, ये बारिश के कारण 2-4-5 दिन से नेट की बहुत तगड़ी प्रॉब्लम हो रही है मित्रों, इसलिए क्लासों में थोड़ी सी आपको डिस्टरबेंस देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब यार नेट ही नहीं चले तो क्लास कैसे लूँ मैं। ये बारिश की वजह से है ना, सब जगह सर्वर ठप पड़ा हुआ है। तो हो जाएगा, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। फिर भी प्रयास हम कर रहे हैं अपना, जितना बेस्ट प्रयास हम कर सकते हैं उतना आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो इस करंट अफेयर्स के शो में आज अपन बात करेंगे राजस्थान, कुछ इंडिया का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखने का अपन प्रयास करेंगे। तो जो विद्यार्थी पुलिस पटवार और अदर एग्ज़ाम की तैयारी आरपीएससी में कर रहे हैं, तो उनके लिए टेस्ट सीरीज़ धमाका है। अगर आप चाहो तो अनअकैडमी प्लस पे मेरा टेस्ट सीरीज़ का कोर्स चालू है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टोटल 21 टेस्ट और 2100 क्वेश्चन हैं इंडिया लेवल जीके के, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स का। और ये मेरे देखो आरएस प्री एंड मेंस, प्री कम मेंस के हिसाब से बैच चल रहा है। पुलिस पटवार का है, यूजीसी नेट में ज्योग्राफी का बैच चल रहा है। इसके लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज करें, राजेंद्र 10। मेरा रेफरल कोड है मित्रों राजेंद्र 10। तो आप मेरा रेफरल कोड यूज करके आरपीएससी के सेक्शन में 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। साथ में मेरे द्वारा जो भी क्लासें हैं वो, और साथ में अन्य जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी पे, सबकी क्लासें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप आरएस की कर रहे हैं तो आप 2 साल का लें, और यदि आप पुलिस पटवार का कर रहे हैं तो कम से कम 1 साल का आरपीएससी का या 6 माह का कोर्स लें। और यूजीसी नेट जेआरएफ का कोई स्टूडेंट है तो 1 या 2 साल का कोर्स लें और आराम से तैयारी करें। मेरा रेफरल कोड है राजेंद्र 10, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है। आज अपन बात करते हैं मित्रों करंट अफेयर्स के अगले शो में। तो आपके सामने है, बात करेंगे राजस्थान में अब लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। मित्रों, राजस्थान में देखो, भारत में लोकायुक्त या लोकपाल, राज्यों में लोकायुक्त बोलते हैं, केंद्र में इसको लोकपाल बोला जाता है। केंद्र में इसको लोकपाल बोलते हैं और राज्यों में इसको लोकायुक्त बोलते हैं। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ये पद सृजित किया गया था, बहुत सारा विवाद हुआ था। तो हमारे राजस्थान में पहले इसका कार्यकाल 8 वर्ष निर्धारित हुआ था, वापस इस कार्यकाल को 5 वर्ष कर दिया गया है। तो अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे कि राजस्थान में अब लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, तो ये 5 वर्ष का होगा। याद रखना है 7 मार्च 2019 को, दोस्तों आपको याद रखना है 7 मार्च 2019 को, 7 मार्च 2019 को, 7 मार्च 2019 को राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अध्यादेश 2019 अधिसूचित किया गया है। और इसमें क्या किया गया है, अध्यादेश के माध्यम से राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 5 की उपधारा 1 में संशोधन किया गया है और लोकायुक्त के कार्यकाल को 8 वर्ष के स्थान से अब कितना कर दिया है, 5 वर्ष कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले लोकायुक्त का कार्यकाल कितना था, 8 वर्ष, अब इसको कितना कर दिया है, राजस्थान में कितना कर दिया, 5 वर्ष। अब कैसे 8 वर्ष हुआ था, मार्च 2008 में राजस्थान में भाजपा सरकार ने लोकायुक्त के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 8 साल कर दिया था। पहले लोकायुक्त का कार्यकाल हमारे यहाँ पे 5 वर्ष का ही था, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने वर्ष 2008 में इसके कार्यकाल को कितना कर दिया था, 8 वर्ष कर दिया था। तो वापस 2019 में इसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल वर्तमान में कितना वर्ष है, 5 वर्ष। पहले इसका कितना वर्ष किया गया था, 8 वर्ष। कब, 2008 में। इसमें संशोधन किसके तहत हुआ है, तो याद रखना है आपको मित्रों, राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अध्यादेश 2019 के तहत इसमें संशोधन हुआ है। और किसमें संशोधन हुआ है, 1973 की धारा 5 की उपधारा 1 में, 1973 की धारा
5 की उपधारा 1 में संशोधन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर हो गया होगा अब तो। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं आपके सामने, राजस्थान में अब लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष, तो आपको पता ही होगा, अब ये मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। ये विधेयक जो 1973 की धारा 5 में, धारा 5 की उपधारा 1 में संशोधन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें, राजस्थान में प्रथम मेगा फूड पार्क, राजस्थान में प्रथम मेगा फूड पार्क ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क लिमिटेड के द्वारा विकसित राज्य का, हमारे राजस्थान का ये पहला मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ किशनगढ़ तहसील अजमेर में राजस्थान में स्थापित किया गया है। ये आपको याद रखना है। रूपनगढ़ किशनगढ़ जो तहसील है उसमें पड़ता है, अजमेर राजस्थान में। और यहाँ पे ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क लिमिटेड के द्वारा, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क लिमिटेड के द्वारा ये राजस्थान में पहला मेगा फूड पार्क होगा, ये आपको याद रखना है। यह राजस्थान में स्थापित पहला और भारत का 13वें नंबर का मेगा फूड पार्क है, ये आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे मेगा फूड पार्क की बात कर रहा हूँ, फूड पार्क की बात नहीं कर रहा, दोनों में अंतर है, याद रखना है। राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क लिमिटेड के द्वारा रूपनगढ़ में स्थापित किया गया है। ये राजस्थान का तो पहला और भारत का 13वें नंबर का मेगा फूड पार्क है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का 13वें नंबर का और राजस्थान का पहला। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क लिमिटेड के द्वारा राजस्थान में पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो आपको याद रखना है ये किशनगढ़ तहसील में, रूपनगढ़ में, अजमेर में स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भारत के कौन से नंबर का है? 13वें नंबर का है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? रूपनगढ़ किशनगढ़ की ही उप तहसील है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो ये फूड पार्क देख लो आप, जो रूपनगढ़ में स्थापित हुआ है, दिख रहा होगा। ये राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है जो अजमेर में स्थापित है। बहुत बड़ा फूड पार्क है, छोटा मोटा नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे भारत का पहला एकीकृत टेक्सटाइल पार्क शाहगढ़ जैसलमेर में स्थापित। मित्रों ये एक एक लाइन के कुछ फैक्ट्स हैं। भारत का पहला एकीकृत टेक्सटाइल पार्क, भारत का पहला एकीकृत टेक्सटाइल पार्क शाहगढ़ जैसलमेर में स्थापित किया गया है। यहाँ से सीधा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत का पहला एकीकृत टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान में, और राजस्थान में भी शाहगढ़ जैसलमेर में। अब जब ये भारत का पहला है तो आपको कॉमन सेंस की बात है, राजस्थान का भी ये पहला एकीकृत टेक्सटाइल पार्क है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है मेरे दोस्तों? क्लियर है? नेक्स्ट बात करूं मैं, टेक्सटाइल पार्क एवं टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस भीलवाड़ा में स्थापित किया गया है। टेक्सटाइल पार्क एवं टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? भीलवाड़ा में स्थापित किया गया है। सीधा प्रश्न पूछेगा आपसे कि टेक्सटाइल पार्क एवं टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए भीलवाड़ा में। क्लियर है मेरे मित्रों? नेक्स्ट, जोधपुर को हैंडीक्राफ्ट के लिए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंट, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंट का दर्जा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में, ये मैंने स्टार दे दिया, राजस्थान को या राजस्थान में किस जिले को हैंडीक्राफ्ट के लिए, राजस्थान में किस जिले को हैंडीक्राफ्ट के लिए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा दिया है, तो जवाब होगा जोधपुर को। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछे कि राजस्थान के किस जिले को टेक्सटाइल के लिए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस जिले का दर्जा दिया है, तब आंसर होगा भीलवाड़ा। दोनों में अंतर है, याद रखना है मित्रों। हैंडीक्राफ्ट के लिए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंट का दर्जा जोधपुर को दिया गया है, जबकि टेक्सटाइल के लिए
टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा भीलवाड़ा को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और इन दोनों प्रश्नों के अंतर को आपको समझना है कि ये अंतर क्या है, क्या चीज़ है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। क्लियर है? दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये आपके टेक्सटाइल पार्क है, दिख रहा होगा, भीलवाड़ा में जो स्थापित किया गया है। सब कुछ जो बन रहा है मशीनों से, बड़ी बड़ी मशीनें हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, राजस्थान में कंप्यूटर चलित डिजाइन केंद्र की स्थापना जयपुर में की जा रही है। राजस्थान में कंप्यूटर चलित डिजाइन केंद्र, आजकल सब काम कंप्यूटर करेगा। जैसे कपड़े के ऊपर कोई भी डिजाइन करनी हो या किसी के ऊपर भी डिजाइन करनी हो, कंप्यूटर में आप सर्च करो, प्रिंटर मशीन होती है, लगाओ और आपको उसी डिजाइन का प्रारूप निकलकर सामने आएगा। तो राजस्थान में कंप्यूटर चलित डिजाइन केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? जयपुर में की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। सीधा क्वेश्चन यहाँ से उठा के दे देगा कि राजस्थान में कंप्यूटर चलित डिजाइन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो जयपुर में की गई है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट मेरे मित्रों, अगर मैं आगे की बात करूं, भरतपुर के बाद भीलवाड़ा, भरतपुर के बाद भीलवाड़ा राजस्थान का दूसरा ऐसा जिला होगा जहां रेल कोच फैक्ट्री लगेगी। रेल कोच फैक्ट्री निर्माण का कारखाना भरतपुर के बाद में कहाँ लगाया गया है? भीलवाड़ा में। जैसे भरतपुर में सिमको वैगन फैक्ट्री आपने सुना होगा, भरतपुर में सिमको वैगन फैक्ट्री जो आपने सुना होगा, अब इसका दूसरा कारखाना हमारे राजस्थान के कौन से जिले में लग रहा है? भीलवाड़ा में लग रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कौन से जिलों में या राजस्थान के कौन से जिले में सिमको ने अपना दूसरा कारखाना स्थापित किया है, तो भीलवाड़ा में स्थापित किया है। पहला कारखाना राजस्थान में कहाँ पे है? भरतपुर में। तो भरतपुर के बाद भीलवाड़ा राजस्थान का दूसरा ऐसा जिला होगा जहां रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है। तो मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में भरतपुर के बाद सिमको वैगन फैक्ट्री ने अपना दूसरा कारखाना कहाँ पर स्थापित किया है? तो याद रखना है, ये कारखाना भीलवाड़ा जिले में स्थापित किया गया है और भीलवाड़ा राजस्थान का दूसरा जिला है जहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है। क्लियर मेरे मित्रों? शेयर भी कर दिया करो साथ के साथ में अपने दोस्तों को। बहुत दिन से क्लास नहीं हो तो बेचारे कईयों को पता ही नहीं होगा क्लास हो रही है कि नहीं हो रही है। अब आगे आपकी क्लास रेगुलर रहेगी, कोई नेट चले या नहीं चले, कैसे भी कर करा के आपकी क्लास यथावत रखी जाएगी, आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप तो शेयर करते रहा करो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके सामने, बहुराष्ट्रीय कंपनी वावासी, बहुराष्ट्रीय कंपनी वावासी, कंपनी का नाम है वावासी। इसने 45,000 करोड़ रुपए का अपना सिलिकॉन और कंप्यूटर चिप बनाने का प्लांट कहाँ लगाया है? बीकानेर में लगाया है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ लगाया इसने? बीकानेर में। बहुराष्ट्रीय कंपनी वावासी ने 45,000 करोड़ रुपए का अपना सिलिकॉन और कंप्यूटर चिप बनाने का प्लांट कहाँ लगाया है? बीकानेर में लगाया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये परीक्षा में प्रश्न पूछे कि वावासी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने राजस्थान के कौन से जिले में सिलिकॉन और कंप्यूटर चिप बनाने का प्लांट स्थापित किया है या कहाँ लगा रही है, तो आपका जवाब होना चाहिए बीकानेर में। राजस्थान के कौन से जिले में है? बीकानेर में। यह आपको दिख भी रहा होगा प्लांट, इसका प्लांट भी आपको दिख रहा होगा। तो याद रखना है, मल्टीनेशनल कंपनी वावासी ने कितने हजार करोड़ का? 45,000 करोड़ का सिलिकॉन और कंप्यूटर चिप बनाने का प्लांट कहाँ लगाया है? बीकानेर में लगाया है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है मेरे मित्रों? चलें आगे। नेक्स्ट, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है। अब आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन कहाँ से होता है, तो याद रखना है राजस्थान से होता है। कहाँ से होता है? राजस्थान से। राजस्थान
भारत का सीमेंट उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य हो गया है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ प्रतिवर्ष 55.55 मिलियन टन से अधिक सीमेंट का उत्पादन होता है, याद रखना है। तीसरी बात, राजस्थान में वर्तमान में कुल बड़े 24 सीमेंट के प्लांट कार्यरत हैं। राजस्थान में वर्तमान में कुल 24 यानी कि 24 बड़े सीमेंट प्लांट कार्यरत हैं। हमारे राजस्थान में वर्तमान में बड़े स्तर के कितने प्लांट काम कर रहे हैं? 24 प्लांट कार्यरत हैं, यह आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, राजस्थान में सीमेंट का हब कौन किसको बनाया गया है? निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़। सीमेंट का हब के रूप में कौन सा उभर कर आया है? निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ उभर कर सामने आया है, यह आपको ध्यान रखना है। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे राजस्थान में सीमेंट का हब किस जिले को कहा जाता है? चित्तौड़ निम्बा हेड़ा, यह आपको याद रखना है। और सीमेंट उत्पादन में देश का नंबर 1 जिला कौन सा बन गया है? चित्तौड़गढ़ जिला बन गया है, ये आपको याद रखना है। तो राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन में नंबर 1 जिला चित्तौड़गढ़, और भारत में पहला राज्य सीमेंट उत्पादन में कौन सा है? हमारा राजस्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मित्रों? तो ये सीमेंट का प्लांट है जो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में स्थापित है, ये आपको प्लांट दिख रहा होगा। मैं यहीं से देखो राजस्थान में आपको बहुत सारे प्लांट दिखा देता हूँ। कौन सा प्लांट है? मेगा फूड पार्क के दर्शन आप लोगों को करवा दिया मैंने, समझ में है ना। सिमको वैगन फैक्ट्री, कोच फैक्ट्री के दर्शन आपको करवा दिए हैं। तो यहाँ आराम से बैठे बैठे आप दर्शन कर रहे हो, बढ़िया तरीके से इनको पढ़ते भी रहना। ये दर्शन करने में ही कुछ नहीं है, इनको पढ़ना भी है मेरे मित्रों। और याद रखना है, कोई भी प्लस कोर्स ज्वाइन करना है तो रेफरल कोड राजेंद्र 10 भी यूज कर लिया करो, जिससे आपका भला भी हो और मेरा भला भी हो। नेक्स्ट, रंजन गोगोई। मित्रों मैं रंजन गोगोई की बात करूंगा। रंजन गोगोई क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, कौन है क्या है। तो देखो, रंजन गोगोई की बात करें तो इनका जन्म नवंबर 1954 में असम में हुआ, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, इनके पिता का नाम था केशव चंद गोगोई, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ये कहाँ पे कौन कौन से पदों पर काम किया? तो ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज रहे हुए हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज रहे हुए हैं। अप्रैल 2012 से ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये न्यायाधीश के पद पर कार्य किया है। 3 अक्टूबर 2018 को, याद रखना है, 3 अक्टूबर 2018 को ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। याद रखना है मित्रों, 3 अक्टूबर 2018 को ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में इनका कार्यकाल मात्र 13 माह का था, यह आपको ध्यान रखना है। और ये रिटायर्ड हो गए नवंबर 2019 में। नवंबर 2019 में रिटायर्ड हो गए। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर ये सब काम हो गया, रिटायर्ड भी हो गया, बन भी गया, तो फिर इनको क्यों बता रहे हो आप? बताने के पीछे एक लॉजिक है, बताऊंगा आपको। अयोध्या विवाद मामले में ये 5 सदस्य पीठ के अध्यक्ष थे। आपको पता होना चाहिए, जो अयोध्या विवाद मामला था, जो मंदिर वाला, राम मंदिर वाला, उसमें जो फैसला दिया था उसकी 5 सदस्य पीठ के ये अध्यक्ष रहे हुए हैं। पहली बात तो ये याद रखना है, अयोध्या विवाद मामले की 5 सदस्य पीठ के ये चेयरमैन थे। दूसरी बात, रंजन गोगोई साहब की दूसरी बात अपन करें तो दूसरी बात ये है, चर्चा में क्यों है साहब, ये चर्चा में क्यों रहे हैं? तो 19 मार्च 2020 को 19 मार्च 2020 को इनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है। इनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है। अब चर्चा में इसलिए हैं, अब बताऊंगा चर्चा में क्यों है। तो 19 मार्च 2020 को इनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है। अब साहब मनोनीत कर दिया तो क्या खास बात हो गई है? अब तक राज्यसभा में, याद रखना है, अब तक राज्यसभा में श्री रंगनाथ मिश्र बहरुल इस्लाम के बाद सुप्रीम कोर्ट के तीसरे न्यायाधीश हैं। ये आपको याद रखना है, जो राज्यसभा के सदस्य बने हैं। जो राज्यसभा के क्या बने हैं? सदस्य बने हैं। यानी कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में अब तक, राज्यसभा के सदस्यों के रूप में अब तक कितने सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीश गए हैं? 3। पहला श्री रंगनाथ मिश्र, दूसरा बहरुल इस्लाम, और याद रखना है इसके बाद में है रंजन गोगोई तीसरे नंबर के। लेकिन ये न्यायाधीशों के तीसरे नंबर के न्यायाधीश हैं,
लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये भारत के पहले हैं, भारत के ये पहले हैं राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले भारत के पहले रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर चीफ जस्टिस की बात करूं तो राज्यसभा में सदस्य मनोनीत होने वाले ये भारत के पहले चीफ जस्टिस हैं, याद रखना है। ये भारत के पहले ऐसे चीफ जस्टिस हैं जिनको राज्यसभा में क्या किया है, मनोनीत किया गया है। देखो, इससे पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश और थे, वो चीफ जस्टिस नहीं थे, समझ में है ना, वो केवल न्यायाधीश थे जिनको राज्यसभा में सदस्य मनोनीत किया गया था। लेकिन चीफ जस्टिस के रूप में, चीफ जस्टिस के रूप में राज्यसभा में मनोनीत होने वाले ये भारत के पहले न्यायाधीश हैं, ये आपको याद रखना है। इसलिए मेरे मित्रों ये चर्चा में है, इसलिए मेरे दोस्तों ये चर्चा में है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए चर्चा में है ये। इसलिए मैंने बताया आपको कि रंजन गोगोई चर्चा में क्यों है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक का मामला क्लियर है, पूरा का पूरा क्लियर है। तो मित्रों ये जो फैक्ट है ना, ये सारे याद रखना है। जैसे जो मैंने आपको पीछे बताया रंजन गोगोई साहब के बारे में, ये सारी चीज़ें याद रखना है। तो जैसे टेक्सटाइल का दर्जा है, हैंडीक्राफ्ट का दर्जा है सिमको वैगन फैक्ट्री के द्वारा, दूसरा कारखाना कहाँ पे है, सिलिकॉन की चिप बनाने का कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया है, समझ में है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल राजस्थान के संदर्भ में है। सीमेंट का कारखाना बनाने के लिए अब एक दो इसमें जैसे नेशनल का करंट, इंटरनेशनल का भी अपन डिटेल से लेके चलेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा ये याद करने में और समझने में सलीका रहे। और शाम को 8:30 बजे अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लास में ये लाइव टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का एमसीक्यूज के रूप में, तो वो टेस्ट भी आप दिया करें, उसमें भी आप आनंद लिया करें मित्रों। तो ये आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब दूसरी बात करें, एटालीन जल विद्युत परियोजना। एटालीन जल विद्युत परियोजना, एटालीन जल विद्युत परियोजना क्या है। एटालीन जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में, अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में लगभग 2 से 7 लाख पेड़ों को अस्तित्व खतरे में है। क्यों है, इसलिए यह एटालीन जल विद्युत परियोजना क्यों चर्चा में है कि अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में लगभग 2 से 7 लाख पेड़ों का अस्तित्व खतरे में है इस परियोजना के कारण, क्योंकि परियोजना होगी तो पेड़ कटेंगे। दिबांग नदी पर प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटालीन जल विद्युत परियोजना की वजह से इन पेड़ों को क्या किया गया है, काटा जा सकता है। इन पेड़ों को क्या है, काटा जा सकता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश की एटालीन जल विद्युत परियोजना भारत में चर्चा में है, यह आपको ध्यान रखना है। 23 अप्रैल 2020 को वन सलाहकार समिति ने इन क्षेत्रों में लगभग 27,000 पेड़ों की अनुमति की क्या दे दी है, कटाई दे दी है, कटाई की अनुमति दे दी है। 23 अप्रैल 2020 को वन सलाहकार समिति ने कह दिया कि इन पेड़ों को क्या किया जाए, काट दिया जाए। तो 27,000 पेड़ों की कटाई कर दी है। याद रखना है, इतनी भारी मात्रा में पेड़ काटने के लिए एटालीन जल विद्युत परियोजना वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये अरुणाचल प्रदेश का इस एटालीन जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे है, अरुणाचल प्रदेश से है, ये आपको ध्यान रखना है। और अरुणाचल प्रदेश में ये एटालीन जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर प्रस्तावित है, तो याद रखना है दिबांग नदी के ऊपर प्रस्तावित है। और यहाँ से ये बनने के बाद में कितनी मेगावाट विद्युत की आपूर्ति होगी, 3097 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति होगी। लेकिन पूरा पर्यावरण इसने नष्ट कर दिया। तो याद रखना है एटालीन जल विद्युत परियोजना वर्तमान में कौन से राज्य की है, अरुणाचल प्रदेश की है। एटालीन जल विद्युत परियोजना के चर्चा का प्रमुख कारण क्या है कि यहाँ के पेड़ों की कटाई। एटालीन जल विद्युत परियोजना जो है ये कौन सी नदी पर है, दिबांग नदी पर है। एटालीन जल विद्युत परियोजना से कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा, 3097 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होगा, ये आपको याद रखना है। और यहाँ से 27,000 पेड़ काटने की अनुमति वन सलाहकार समिति ने दे दी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कि एटालीन जल विद्युत परियोजना चर्चा में क्यों है, एटालीन जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य से संबंधित है, तो जवाब अरुणाचल प्रदेश। कौन सी नदी से संबंधित है, जवाब होना चाहिए दिबांग नदी से। कितनी मेगावाट विद्युत का उत्पादन, 3097 मेगावाट विद्युत का उत्पादन।
परियोजना की चर्चा में क्यों है कि भारी मात्रा में पेड़ काटे गए हैं, इसलिए ये चर्चा में है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, ये चीज़ें सारी आपकी क्लियर है पूरी की पूरी। तो एटालीन जल विद्युत परियोजना आपको दिख रही होगी, ये इस प्रकार से इसका प्रारूप होगा एटालीन जल विद्युत परियोजना का। इस प्रकार से ये दिबांग घाटी में पूरा, ये देखो काट रहे हैं, इसको पूरा काट कर इस प्रकार से इसको डेवलप किया जाएगा। इस प्रकार से इसको काट कर पूरा क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। तो आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों की जो वनस्पति है पूरी टोटली क्या हो जाएगी, डेस्ट हो जाएगी। वो बात अलग है कि कालांतर में कुछ समय के बाद में वापस बन जाए, लेकिन फिलहाल तो ये नष्ट होने के कगार पर है। वनस्पति यहाँ की कगार पे ही है। आपने देखा होगा हमारी अरावली भी है ना, विनाश के कगार पे ही है। तो ये आज आपका सेशन था मेरे दोस्तों, ठीक है। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें, शेयर भी कर दिया करो यार, ठीक है। और आप सभी का दिन शुभ रहे। थैंक यू मेरे मित्रों। और रेफरल कोड के रूप में राजेंद्र 10 यूज कर लिया करें, जिससे आपका भी भला हो और मेरा भी भला हो। विश ऑल द बेस्ट। आप सभी का दिन शुभ रहे। बाय बाय, टेक केयर। बाकी की बात कल करेंगे। आपकी क्लास अब हमेशा रेगुलर रहा करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाय बच्चों, विश ऑल द बेस्ट।